हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल की एक एविएशन फैक्ट्री को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। गजा में इजराइल के 4 आर्मी ऑफिसर मारे गए हैं। साथ में यूएस ने, अमेरिका ने पहली बार गजा पे एक ऐसा कमेंट किया है जो इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। स्पेन ने इजराइल के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद कर दी है। कल जो मैंने कहा था कि लेबनान पर इजराइल समझौता करने की कोशिश कर रहा है, वो आगे बढ़ा है, उस पर कई सारी बात हुई है। और साथ में सऊदी अरबिया लगातार इजराइल के ऊपर जो हमले कर रहा है, उसका राज क्या है, उसके पीछे क्या है, ये और बहुत सारी और खबरें लेकर हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल जब मैंने कहा था कि लेबनान से पीछे हटने की सोच रहा है इजराइल, और साथ में यह भी कहा था कि इजराइल जब इस तरह की बातें करे तो बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो। पिछली बार ऐसी ही बातें करके सीज फायर की बातें जब फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका कर रहे थे, उसी समय नसरुल्लाह को मार दिया गया था। ये सब कल जब मैं कह रहा था तो कई लोगों ने कहा बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, आप जो कह रहे हैं कि लेबनान से वापस लौट रहा है वो सही नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने ये बात खत्म की, मैंने जेरूसलम पोस्ट के हवाले से ये बात की थी, और शाम को जब मैं बैठा इंटरनेट पे जब चेक करने लगा तो मैंने देखा कि दुनिया भर के तमाम अखबारों में वो खबर लगातार आ रही थी, बल्कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि क्या इजराइल लेबनान से वापस लौट रहा है। बस इतना बता दूं कि मैं यहां बैठकर जो भी बातें करता हूं किसी ना किसी फैक्ट के आधार पे करता हूं, किसी अखबार की रिपोर्ट, किसी वेबसाइट की रिपोर्ट, या इस तरह की कुछ चीजें सिर्फ ट्विटर पर इसके उसके ट्वीट देखकर मैं वीडियोस नहीं करता हूं। इसलिए जो मैं बातें करता हूं उसके साथ लगातार अखबारों की खबरें भी देता रहता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मैंने कौन सी बात कहां से कोट की है। और आज फिर मैं शुरुआत करता हूं कि लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई इजराइल को बहुत भारी पड़ रही है, और इजराइल पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि कैसे भी वहां पर सीज फायर हो जाए। उसमें क्या चालें हैं वो भी मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। खैर, कल की अगर बात की जाए तो मिसाइलें लगातार चल रही हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड चल रही हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं, और नतीजे मैं कुछ गिनवा देता हूं। इजराइल का अखबार जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि आईडीएफ ने कहा है कि वहां की एक एविएशन फैक्ट्री, यानी हवाई जहाज की फैक्ट्री जो है, उसको नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान पहुंचा है, क्या तस्वीरें हैं, ये इजराइल कभी नहीं दिखाता है, इसलिए हम जाकर वहां फोटो खींच नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर इजराइल का अखबार कह रहा है कि एविएशन फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है, तो यह छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा। दूसरा, नतानिया से खबर है। नतानिया में लगातार वहां की मिसाइल्स गिरी हैं, और वहां भी इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 4 सैनिकों के गजा में मारे जाने की पुष्टि की है। इसके पहले वो खामोश थे, इस पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये मान लिया है कि गजा में कल उनके 4 सैनिक मारे गए हैं। इसका मतलब क्या है? सब जानते हैं कि जबालिया में बच्चों को, बूढ़ों को मारा जा रहा है। सब जानते हैं कि साउथ बेरूत में, बाकी सारी जगहों पर लगातार बमबारी हो रही है, और बमबारी में घर तोड़े जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। ये वो खबरें हैं जिसको इंडियन मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। इन खबरों से कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये खबरें हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस की लड़ाई भी लगातार चल रही है। अगर हमास खत्म हो चुका है, किसी को भी उठा के ये हमास का आतंकवादी बताते हैं। कल उन्होंने कहा कि 60 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। हमास वाले पागल थे कि जबालिया में पिछले 15 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और वहीं बैठे रहते गिरफ्तार होने के लिए। खैर, ये जिसको उठाएं उसको चाहे आतंकवादी बता दें, ये तो इजराइल की पुरानी टैक्टिस है। लेकिन अगर कल गजा में 4 सैनिक मारे गए हैं इजराइल के, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि हमास के साथ लड़ाई लगातार जारी है। अगर हमास के साथ लड़ाई जारी नहीं होती तो सीज फायर की कोई बात ही नहीं आती। इजराइल अपना झंडा फहरा देता, कहता हमारा कब्जा हो गया, अब दुनिया भाड़ में जाए, और अमेरिका उसके पीछे खड़ा रहता, कहता बिल्कुल हमारा बच्चा जो करे सब ठीक है। कहीं कोई बात ही नहीं होती। हकीकत यह है कि 1 साल की लड़ाई के बाद ना तो
हमास को वो पूरी तरह से खत्म कर पाए हैं और ना ही अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस ला पाए हैं। दुनिया भर में प्रेशर पड़ रहा है, इजराइल के अंदर लगातार प्रेशर पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इजराइल में जो सैनिक मारे गए हैं उनकी मेमोरियल मीटिंग थी, उसमें नेतन्याहू गया हुआ था और वहां पर इतना बलवा मच गया, वहां लोगों ने नेतन्याहू को कहा कि तुम हत्यारे हो, और उसके बाद हालात ऐसे बने कि नेतन्याहू को वहां से वापस लौटना पड़ा। तो अंदर से प्रेशर बन रहा है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लैपिड जो वहां के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने यह संख्या 3000 तक बताई थी मारे गए और घायल हुए लोगों की। तो वहां लगातार प्रेशर पड़ रहा है, लगातार चीजें हो रही हैं। यही वजह है कि अब वो सीज फायर की बात कर रहा है। इसके अलावा कल हूथी ने जिस तरह के हमले किए, 3 इनके जहाज समंदर के अंदर नुकसान पहुंचाया। कल मैंने आपको बताया था कि आस्केलान पे हमला हुआ है, आस्केलान पे आकर मिसाइल्स गिरी हैं, और कल तक मैं कंफर्म नहीं था कि किसने ये मिसाइलें मारी हैं, हिजबुल्ला ने मारी हैं या हूथी ने, लेकिन हूथी ने खुद आगे आकर जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने ये मिसाइलें फेंकी थी। तो उधर हूथी से लगातार हमले हो रहे हैं, इराक से लगातार हमले हो रहे हैं, लेबनान के हमले हो रहे हैं। हमास ने हार नहीं मानी है और अब उस प्रेशर में है इजराइल, और कई तरह के प्रेशर हैं। इन्होंने UNRWA पे बैन लगा दिया, ठीक है बैन लगा दिया आपने, उसके तुरंत बाद स्पेन ने एक डील कैंसिल कर दी जिसमें उसको अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इजराइल से हथियार खरीदने थे। कई और मुल्कों ने हथियार भेजने और खरीदने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत क्या खेल खेल रहा है, कल राहुल गांधी जो वीडियो रिलीज कर रहे थे, अगर उस वीडियो को देखा जाए तो समझ में यह आता है कि भारत सीधे तो इजराइल से हथियार नहीं खरीद रहा है, लेकिन अडानी इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं, और सेम हथियार जो इजराइल बनाता है वही हथियार नाम बदलकर भारत में बेचे जा रहे हैं। यानी भारत सीधे तो नहीं खरीद रहा है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय सेठ हैं अडानी जी, उनके थ्रू हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों ने हथियार खरीदने पे पाबंदी लगी है। हालत यह है कि वहां की इकोनॉमी लगातार स्लो डाउन का शिकार है। स्मोट्रिच जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमेशा बहुत कट्टरपंथी बातें करते हैं, उन्होंने कल कहा कि हमने ग्रोथ रेट जो पहले तय की थी उससे कम कर दी है, क्योंकि जंग में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर सिर्फ मरकावा टैंक की बात की जाए तो 80 से ज्यादा मरकावा टैंक गिराए जा चुके हैं, बर्बाद किए जा चुके हैं। 10 से 20 मिलियन के बीच के ये मरकावा टैंक आते हैं। हरमस ड्रोन जो 20 मिलियन के आते हैं, कई सारे हरमस ड्रोन बर्बाद किए जा चुके हैं। और इजराइल के इकोनॉमी की यह स्थिति है कि लगातार जो क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं वो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि लोग बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। और वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग कह रहे हैं कि अब कैश लेके आएंगे तभी कुछ खरीद पाएंगे। ये इजराइल की इकोनॉमी की हालत है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां की मुद्रा, वहां की जो करेंसी है वो लगातार डाउन हो रही है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि IMF ने उनकी जो ग्रोथ रेट है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो घटाकर 0.7% कर दिया है। तो एक तरफ से तो ये प्रेशर लगातार पड़ रहा है, और दूसरी तरफ से लगातार कम से कम लेबनान की लड़ाई में इनके लोग मारे जा रहे हैं। रोज 20, 25, 80, 100 ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो घायल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इजराइल मरने और घायल होने वालों की संख्या लगातार कम करके बताता है। अस्पतालों के सीन आ रहे हैं जहां यावर गैलेंट गए हुए हैं मिलने के लिए घायल लोगों से। दिमागी परेशानियां लगातार आ रही हैं, जो खबरें छप रही हैं उसमें लाखों जो उनके सैनिक और जनता हैं वो तरह तरह की दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हैं, क्योंकि करके तो वहां पे आ रहे हैं, गजा में सारा कुछ करके आ रहे हैं, लेकिन मरते हुए बच्चे, मरती हुई औरतें, बम और स्नाइप से उड़ा दिए गए बच्चे, ये तस्वीरें उनके दिमाग में उनको रात भर सोने नहीं दे रही हैं। क्योंकि भले एक जहरीली, एक शैतानी विचारधारा के साथ खड़े होकर वो ये हत्या करने जा रहे हैं, लेकिन हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक दिल होता है जो ऐसे सीन्स को देखने के बाद परेशान होता है। और प्लस अपने लोग मारे जा रहे हैं, लगातार अपने लोग मारे जा रहे हैं। वहां के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इजरायलियों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो बेंजामिन नेतन्याहू है। इंटरनेशनल प्रेशर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। फ्रांस प्रेशर बना ही रहा था। कल बहुत मजेदार घटना हुई। कल जब जबालिया में यह सारा कुछ इन्होंने किया है इजराइल ने और 20 बच्चे मारे गए हैं, तो अमेरिका ने सवाल उठाया कि भाई ये बहुत गलत है, 20 बच्चे क्यों मारे गए हैं, ये नहीं मरने चाहिए। अरे भाई, तुमने जो हथियार दिए हैं, तुमने जो पैसा दिया है, तुमने जो हेलीकॉप्टर दिया है, उसी से तो ये बच्चे मारे जा रहे हैं। जब 40-50 हजार लोग मार दिए गए, जब लाखों लोग दर बदर कर दिए गए,
तब तुमको 20 बच्चों पे दया आई है, तुम बयान जारी कर रहे हो, फर्जी बयान है ये। ऐसे ही स्ट्रेमर कल UNRWA को बैन करने को लेकर बयान दे रहा था, ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें लिख रहा था। नीचे मैंने कहा कि ये सारी फॉर्मेलिटी तो आपकी पूरी हो गई, अब जाइए इंग्लैंड को और हथियार भेजिए। आप ही के दिए हुए हथियारों से इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। हालत यह है कि जो हथियार और बाकी सारे कुछ वहां हैं, खर्च हुए हैं, उसका 70% अमेरिका ने उठाया है। अमेरिका के लोग टैक्स देते हैं अमेरिका के लिए, और अमेरिका वो पैसे खर्च कर रहा है इजराइल में ले जाकर। और अमेरिका कैसे इन चीजों को देखता है? एक तरफ ट्रंप है जिसके लोग लगातार कह रहे हैं कि हम इजराइल का और ज्यादा साथ देंगे। दूसरी तरफ कमला हैरिस है, उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि जब हम राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो जो एक इजरायली प्रतीक चिन्ह होता है या फिर यहूदी प्रतीक चिन्ह होता है वो दरवाजे पर लटकाएंगे। कमला हैरिस के हस्बैंड जो हैं वो यहूदी हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कमला हैरिस खुद जब बयान दे रही हैं तो उस बयान में यह कह रही हैं कि हम सब चाहते हैं वहां पर जंग रुक जाए और जल्दी से होस्टेज वापस हो। जंग चल कहां रही है? आपके दिए हथियारों, आपके दिए बमों के भरोसे आसमान से सिर्फ मौत और आग बरसाई जा रही है। जंग तो तब होती ना जब जमीनी लड़ाई लड़ रहा होता इजराइल। और आपको होस्टेजेस की चिंता है क्योंकि वो यहूदी लोग हैं, आपके लोग हैं। लेकिन जो बच्चे, जो औरतें, जो मर्द लगातार मारे जा रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। उनके मरने पर तो आप कहते हैं इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। ये अमेरिका की राजनीति है। उसके बाद जब 20 बच्चों के मरने पर अमेरिका चिंता व्यक्त करता है तो उस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, उस पर सिर्फ मजाक किया जा सकता है, उस पर सिर्फ सिर पीटा जा सकता है कि दुनिया का सरपरस्त होने का दावा करने वाला अमेरिका क्या ही चीज है, किस तरह से ह्यूमन राइट्स पर उसका कहीं कोई ध्यान नहीं है। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। और यही वजह है कि दुनिया अब वहां पहुंच चुकी है जहां खतरे का निशान बस पार होने वाला है। कल जिस तरह से पुतिन के बयान आए और रशिया जिस तरह से न्यूक्लियर आर्म के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, उसने अपने सैनिकों और एक्सपर्ट्स को कह दिया कि न्यूक्लियर वार की प्रैक्टिस करना शुरू करो। खतरा इतना बढ़ गया है कि अगर न्यूक्लियर वार होता है, और ऐसा नहीं है कि पुतिन सिर्फ अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है, वो नाटो की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं असल में धमकी उनको दे रहा है। यूक्रेन में कम से कम 1 या 2 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो अमेरिकन हैं और वहां जाकर यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। सीधे पुतिन ने कहा है कि अमेरिका अब सीधे इस जंग में शामिल है, और ऐसे में अगर वहां माहौल बिगड़ता है तो हालात बहुत बुरे होने वाले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इजराइल कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। कहा जाता है चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से ना जाए। तो लेबनान में ये जो पूरा खेल चल रहा है सीज फायर का, 2 मिनट 3 मिनट में इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल केवल आप एक नाम पे ध्यान दे लें, एमास हचस्टीन। एमास हचस्टीन वो व्यक्ति है जिसको लेबनान में सीज फायर के लिए भेजा गया है, ब्लिंकन ने भेजा है। अब जब आपको पता चलेगा कि एमास हचस्टीन कौन है तो आप चौंक जाएंगे। यह आदमी जो अमेरिका की तरफ से आया है लेबनान में सीज फायर की बात करने, यह दरअसल इजरायली है, इजराइल में पैदा हुआ है, इजराइल की आर्मी में नौकरी करता था, फिर वो अमेरिका चला गया और अमेरिका में ऊंचे पद पे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया ये मुझसे मत पूछिए, इसके लिए अपना दिमाग आप खुद लगा लीजिए, आप समझ जाएंगे। मैं कभी बहुत डिटेल से बताऊंगा कि लेबनान में इजराइल क्या करना चाहता है, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। इजराइल चाहता है कि वहां पर जो राष्ट्रपति की कुर्सी खाली पड़ी हुई है वहां पर अपने किसी आदमी को बिठा दिया जाए। जैसे महमूद अब्बास हैं, कहने को तो पीए के प्रेसिडेंट हैं, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वही कुछ कर नहीं सकते हैं, बातें बयान इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लेबनान में चाहता है वो अपना आदमी बिठाना नंबर 1। एक बार अपना आदमी लेबनान में बैठ जाए तो वो चाहता है कि यूएन के जिस रेजोल्यूशन से अधिकार दिया गया था लेबनान को कि वो जिस मिलिशिया का चाहे उसका हथियार बरकरार रख सकता है, जिसके तहत हिजबुल्लाह को यह अधिकार दिया गया कि अपनी सेना बनाकर रखो, उस यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की जगह 1986 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको लागू करवाना चाहता है। उसको लागू करवाने के बाद नंबर 1, हिजबुल्लाह के सारे हथियार छीन लिए जाएंगे, यानी हिजबुल्लाह इल्लीगल घोषित कर दिया जाएगा लेबनान के अंदर। नंबर 2,
जो इजराइल और लेबनान की सीमा है वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स रहेगी, जिसमें इजराइल चाहता है अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड के सैनिक रहें ताकि वो वही करें जो इजराइल चाहे। उसके अलावा जो सेना रहे वो लेबनीज आर्मी रहे। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान से पूरी तरह से साफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इसके अलावा वो चाहता है कि इजराइल को यह हक मिले कि वो जब चाहे अपनी जहाज लेबनान की सीमा में भेज सके। इतने पर भी पूरी बात नहीं बनती है। इसके अलावा वो ये हक चाहता है कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो जो इजराइल को लगे कि उसके खिलाफ है, तो आईडीएफ को वहां जाने की पूरी छूट हो, यानी लेबनान को एक दूसरे गजा में तब्दील करने की कोशिश है। ये चाहता है इजराइल। जाहिर तौर पे लेबनीज इस चीज को कभी नहीं होने देंगे। वहां भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको इन्होंने तोड़ा फोड़ा है, जो इनकी प्लानिंग में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन यह सब तब हो पाता, सबकी कल्पना है कि यह सब तब होगा जब हिजबुल्लाह अपनी हार मान लेगा। इसके लिए पहली शर्त है, इस तरह का कोई समझौता हो, इसके लिए पहली शर्त है कि हिजबुल्लाह हार मान लेगा। अभी तो हालत यह है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से लगा हुआ है, इस लड़ाई को लड़ रहा है और इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, उनके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। इजराइल के अंदर लगातार घुसकर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है और खबरें तो यहां तक आई हैं कि इजराइल के कई सारे सैनिक जो घायलों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर आ रही है, उसमें किसी तरह से बैठकर वहां से भागना पसंद कर रहे हैं बनिस्बत लड़ने के। इसलिए इजराइल का जो ये प्लान है वो हिजबुल्लाह भी जानता है, हिजबुल्लाह के चाहने वाले भी जानते हैं, लेबनान के जो नेता हैं उन्हें भी पता है कि दूसरा गजा बनने का मतलब क्या होता है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि होचेस्टीन या फिर इजराइल या फिर अमेरिका अपनी चाल में कामयाब होगा। इसीलिए तुरंत किसी बड़े सीज फायर की उम्मीद इस फार्मूले पर तो नहीं की जा सकती। अगर यह फार्मूला बदलता है, अगर यूएन का जो एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन है उसके अनुसार सीज फायर की बात होती है, तब तो लेबनीज मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि गजा में जो होस्टेज डील चल रही है उसमें हमास ने साफ शर्त रखी थी कि जब तक पूरी तरह से युद्ध विराम की बात नहीं होगी हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और अब जो 2 दिन की बात चल रही थी वो बढ़ाकर 30 दिन की कर दी गई है। यानी इजिप्ट ने जो प्रपोजल दिया था कि 2 दिन का सीज फायर अभी करके देखते हैं, हमास के हस्तक्षेप के बाद अब यह बात हो रही है कि जो पहला सीज फायर का स्टेज होगा वो 30 दिन का होगा, ताकि हमास भी देख सके कि इजराइल अपने वादे पूरा करता है या नहीं करता है। तो सबको अगर एक लाइन में कहना हो तो मामला यह है कि फिलहाल चारों तरफ से हो रहे हमले और अपने सैनिकों के लगातार मारे जाने, इकानमी के लगातार डूबने और जनता के भीतर भरते हुए गुस्से के कारण इजराइल समझौता तो करना चाहता है, लेकिन उसमें भी किसी तरह से वो लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वो गोल हासिल करना चाहता है जो जंग से नहीं कर पा रहा है। अगर ये मजबूरियां और बढ़ेंगी तो शर्तें कम होंगी और इजराइल समझौता करेगा। अगर नहीं बढ़ेंगी तो इजराइल जंग जारी रखेगा, समझौते के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। एक आखिरी बात कर लूं, फिर आज के लिए विदा लेता हूं। आपको मैंने बताया था कि सऊदी अरबिया का जो व्यवहार है इन दिनों वो बड़ा आश्चर्यजनक है। सबसे पहले इजराइल ने जब आक्रमण किया तो उसका तुरंत विरोध करते हुए लेटर निकाला। उसके बाद ईरान के साथ साथ में सैनिक अभ्यास की बात चल रही है और भी कई ऐसी बातें आई। जो वहां की न्यूज एजेंसी थी एमबीएस, जिसके पत्रकार ने इराकी स्टूडियो में बैठकर हमास के लोगों को आतंकवादी कहा गया था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह की कई सारी चीजें हुई और इन चीजों के बाद इजराइल में यह चर्चा चल रही है कि आखिर सऊदी अरब के मिजाज क्यों बदल रहे हैं। जो कंट्री हमेशा अमेरिका के साथ रही और अमेरिका के साथ रहने के कारण किसी न किसी तरह से इजराइल की मदद करती रही, वो अचानक इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही है? क्यों वो इजराइल पर लगातार आरोप लगा रही है? क्यों नेतन्याहू की लगातार मलामत कर रही है? सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट, ये बात उनके समझ में नहीं आ रही है। इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन थोड़ा सा उनके समझ में आ रही है और ये वही बात है जो महीनों से मैं कह रहा हूं कि हुक्मरानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फलस्तीनी मरे या जिंदा रहें। हुक्मरान तो अमेरिका की गुलामी करने के लिए पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से अवाम के भीतर गुस्सा भड़का है
उसको हुक्मरान समझ रहे हैं और उनको डर है कि अगर वो इजराइल की तारीफ़ें करते रहेंगे, इजराइल की मदद करते रहेंगे और अमेरिका की ग़ुलामी करते रहेंगे तो कहीं एक दिन ये अवाम उनका तख्ता ना पलट दे। सबसे बड़ा डर यही है और इसी वजह से अरब के तमाम मुल्कों के जो बादशाह हैं, जो शाह हैं, उनकी ज़बान हम बदलती हुई देख रहे हैं। इसके क्या असरात होंगे ये तो आगे देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा नुक्ता है जिस पर इजराइलियों का ध्यान नहीं जा रहा है, वो ये कि फिलहाल कोई भी ईरान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। और बात करूंगा आगे, डिटेल में बात करता रहूंगा जैसे जैसे ये सीज फायर की और परतें खुलेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। दीपावली है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली हमारे देश में रोशनी लाए, नफरत के अंधेरे को मिटाए, बस यही कामना कर सकता हूं मैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।